नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। मेरे क्लासेस ऑफलाइन अटेंड करने के लिए या फिर पेड ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करने के लिए कांटेक्ट करें 8770123687 पर। साथ ही योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल पर जाएं और प्लेलिस्ट में जाकर देखें। आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी आपको फ्री में करने को मिल जाएंगे। ठीक है, प्लेलिस्ट में जाइए, चाहे आप CGPSC प्री दिला रहे हो, मेंस दिला रहे हो, चाहे इंडिया लेवल के किसी भी एग्ज़ाम्स आप फाइट कर रहे हो, SSC, रेलवे, बैंकिंग, सारे सब्जेक्ट वाइज आपको प्लेलिस्ट में टॉपिक मिल जाएंगे। ठीक है, आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल और प्लेलिस्ट में जाके सारे वीडियोस देखिए। धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस। इस वीडियो सीरीज़ के माध्यम से हम CGPSC मेंस पेपर 7 का पार्ट 1 कवर कर रहे हैं। पिछले कुछ वीडियोस में हमने सिलेबस पार्ट 1 के कुछ टॉपिक कवर किए हैं, जो है भारतीय समाज एवं सामाजिक बदलाव के साधन के रूप में सामाजिक विधान, दूसरा मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993, तीसरा भारतीय संविधान एवं आपराधिक विधि IPC व CRPC। इसके दो अलग अलग वीडियोस हैं। ठीक है, तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक घरेलू हिंसा से स्त्री संरक्षण अधिनियम 2005 देखने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005। ठीक, ये कोड तो आपने सुना ही होगा, यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ नारी पूजी जाती है वहाँ देवताओं का निवास होता है। ठीक है, इस प्रकार के आदर्श वाक्य वर्तमान में कल्पना सा प्रतीत होते हैं, क्योंकि घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा, घरेलू हिंसा के केसेस इतने बढ़ते जा रहे हैं कि जो महिलाओं को माता तुल्य माना गया था वो आज वर्तमान समाज में कहीं दृष्टिगत नहीं होता है। ठीक है, तो इससे महिलाओं को हिंसा से सुरक्षा पाने के लिए घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 लागू किया गया था। ठीक है, तो इसी में आगे लिखा हुआ है, घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा हेतु अनेक प्रावधान किए गए, किंतु यथासंभव जो स्थिति ज्यों की तो रही है। ठीक, घरेलू हिंसा या महिला एवं पारिवारिक हिंसा रोकथाम अधिनियम 2005 परिवार के भीतर हिंसा के किसी भी रूप में शिकार होने वाली महिलाओं की रक्षा करने और उन्हें भारतीय संविधान द्वारा प्राप्त अधिकारों की सुरक्षा के लिए अधिनियमित किया गया है। ठीक है, तो महिलाओं के जो किसी भी प्रकार की हिंसा हो उनसे सुरक्षा के लिए, ठीक है, प्रोटेक्शन के लिए उनको सुरक्षा प्रदान करेंगे। और भारतीय संविधान में है ना, जो जिन्हें महिलाओं को अधिकार प्राप्त है, जैसा हमने इससे पहले वाले वीडियो पे मैंने डिस्कस किया था, भारतीय संविधान में महिलाओं को प्राप्त अधिकार कौन कौन से अनुच्छेद में दिए गए, 14, 15, 16, ये आप जाके देख सकते हैं। तो उन्हें प्राप्त अधिकारों की सुरक्षा के लिए इस अधिनियम को अधिनियमित किया गया है। ठीक है, यह अधिनियम 13 सितंबर 2005 को राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृति प्रदान किया गया तथा 26 अक्टूबर 2006 से संपूर्ण देश में लागू किया गया। उस समय जम्मू कश्मीर हमारे देश का हिस्सा नहीं था, मतलब जम्मू कश्मीर एक विवादित क्षेत्र था, इसलिए वहाँ लागू नहीं किया गया था। वर्तमान स्थिति में वहाँ भी लागू होगा। ठीक है, अब देखते हैं घरेलू हिंसा के कारण क्या होते हैं। ठीक है, घरेलू हिंसा के कारण क्या है? दहेज का ना मिलना या कम मिलना, माता पिता के घर से धन संपत्ति लाने से इनकार करना, माता पिता द्वारा शादी के अवसर पर किए गए वादे को पूरा न करना, विवाहेतर संबंधों का शंका होना, शादी पूर्व प्रेम संबंधों का शंका होना, जो महिलाओं को विवाहित हो या अविवाहित महिलाओं हो, ठीक है, उन पर किसी भी प्रकार का हिंसा जो उनके परिवार वालों द्वारा किया गया हो ना, बाहर के लोग नहीं, ठीक है, परिवार वालों द्वारा, तो उसे घरेलू हिंसा कहा गया है। उसके कारण बताए ही गए हैं। ठीक है, यौन उत्पीड़न का विरोध करना, गर्भधारण करने के अयोग्य होना, एक से अधिक बार कन्या को जन्म देना, पुत्र प्राप्ति के लिए तंग करना जो रहता है, और बाकी सब आप पढ़ सकते हैं। इसका मेन कारण होता है जो पति का शराबी होना। ठीक है, यह घरेलू हिंसा के लगभग 1/4 मामलों के लिए उत्तरदायी माना जाता है। ठीक है, शराब, ठीक,
ये शराबबंदी के लिए बहुत मांग किया जाता है, इसलिए महिलाओं द्वारा, ठीक है, घरेलू हिंसा का प्रमुख कारण माना गया है, ठीक है। तो इसे आप देख सकते हैं, ठीक। अब हम घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 में अनेक से धाराएं, बहुत सी धाराएं शामिल करी हैं, परंतु हम कुछ महत्वपूर्ण धाराएं जो मेंस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं उसे हम यहाँ कवर करेंगे, ठीक है। तो इस अधिनियम में देखते हैं, इस अधिनियम में कुल 5 अध्याय हैं और 37 धाराएं हैं, ठीक है। तो हम कुछ महत्वपूर्ण धाराओं को कवर करते चलेंगे, ठीक है। तो धारा 3, ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण धाराओं में देखते हैं। पहला, घरेलू हिंसा की परिभाषा, ठीक है, वो किस में दिया गया है? धारा 3 में, ठीक है। घरेलू हिंसा की परिभाषा, इस अधिनियम में घरेलू हिंसा को परिभाषित करते हुए 4 श्रेणियों में विभाजित किया गया है, ठीक है। घरेलू हिंसा एक्चुअल में होता क्या है? बंद दरवाजे के पीछे महिलाओं के साथ की गई शारीरिक, लैंगिक, मौखिक या भावनात्मक तथा आर्थिक हिंसा को घरेलू हिंसा कहा जाता है। क्या कहा मैंने? बंद दरवाजे के पीछे महिलाओं के साथ होने वाले शारीरिक, मानसिक, मौखिक या भावनात्मक व आर्थिक हिंसा, ठीक है, जो उनके रिश्तेदार, परिवार वालों के द्वारा किए जाए, है ना, के द्वारा किया जाए, उसे घरेलू हिंसा कहा जाता है, ठीक है। तो इसमें शारीरिक हिंसा में क्या क्या शामिल है? जैसे मारपीट करना, उसे थप्पड़ मारना, लात मारना, दांत से काटना, धक्का देना, मुक्का मारना, अन्य शारीरिक पीड़ा इसमें शामिल किया गया है। उसी प्रकार लैंगिक हिंसा में बलात्, लैंगिक मैथुन, अश्लील तस्वीरों, वीडियो देखने को मजबूर करना, ठीक है, अपमानित करने हेतु अन्य लैंगिक प्रकृति का कार्य करना, ठीक है, ये सब लैंगिक अपराध में आते हैं, लैंगिक हिंसा में आते हैं। उसी प्रकार मौखिक या भावनात्मक हिंसा में गालियाँ देना, पुत्र न होने पर दोषारोपण करना, नौकरी छोड़ने पर, जो नौकरी कर रही है उन्हें छोड़ने के लिए मजबूर करना, कोई नौकरी करना चाह रही है उनसे नौकरी न करने देना, ठीक है, किसी व्यक्ति विशेष से विवाह करने हेतु बाध्य करना, ये सब भी हिंसा की परिभाषा में शामिल है, ठीक। अब देखते हैं आर्थिक हिंसा। तो रोजगार करने से रोकना, है ना, जैसे किसी महिला का स्वयं का रोजगार है, बिजनेस करना चाह रही है, तो घरेलू महिला होती हैं ज़्यादातर, कोई भी कुछ भी बिजनेस करना चाह रही है उससे रोकने से मना करना, ठीक है। खाना, कपड़े आदि से वंचित करना, महिला के साथ साथ उसके बच्चों को भी स्वस्थ भोजन प्रदान न करना, है ना, उन्हें एक गरिमापूर्ण जीवन, है ना, गरिमा पूर्ण जीवन यापन न करने देना, ठीक है, उसे भी आप आर्थिक हिंसा में शामिल कर सकते हैं, ठीक। तो ये धारा 3 में बताया गया है, पूरे घरेलू हिंसा की परिभाषाएं दी गई है, ठीक है, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, धारा 4, घरेलू हिंसा के संबंध में सूचना। अब किसी महिला या पीड़ित व्यक्ति पर, किसी भी महिला पर हिंसा हो रही है तो ऐसे हिंसा की सूचना कौन प्रदान करेगा? ये तो इसके 2 प्रकार बताए गए हैं, या तो पीड़ित व्यक्ति स्वयं प्रदान कर सकता है, या ऐसा विश्वास रखने वाला व्यक्ति कि अमुक स्थान पर ऐसा कृत्य हो चुका है या होने वाला है, ठीक है, या तो पीड़ित व्यक्ति दर्ज करा सकता है, या उसके बिहाफ पर कोई ऐसा व्यक्ति जिसको यह विश्वास है कि इस स्थान पर हिंसा हो रही है या होने की संभावना है, तो वह घरेलू हिंसा के संबंध में सूचना दे सकता है, शिकायत दर्ज करा सकता है, ठीक है। तो वह सूचना किसको देगा? जो भी है व्यक्ति, वह संरक्षण अधिकारी को यह सूचना देगा। और शिकायत दर्ज कराने का स्थान, अब देखते हैं शिकायत दर्ज कराने का स्थान ये कहाँ होगा? पीड़ित जहाँ स्थायी अस्थायी रूप से निवास कर रहा हो अथवा व्यवसाय या नौकरी करता हो, ठीक है। तो पीड़ित जिस स्थान पर निवास कर रहा हो
चाहे वह स्थायी रूप से निवास करता हो या अस्थायी रूप से, ठीक है। अगर वहाँ निवास कर रहा है तो वहाँ शिकायत दर्ज कर सकता है, या प्रतिवादी जहाँ रह रहा हो, नौकरी या व्यवसाय कर रहा हो, अर्थात जिसने, प्रतिवादी वह है जिसने आपके ऊपर हिंसा किया है, ठीक है, और पीड़ित व्यक्ति वह है जिस पर हिंसा हुआ है, और जिसने किया है वह प्रतिवादी है, जिसके विरुद्ध आपने किया है, ठीक है। तो प्रतिवादी जहाँ निवास कर रहा हो या नौकरी व्यवसाय कर रहा हो, आप वहाँ भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं, ठीक है। या फिर जहाँ विवाद का कारण उत्पन्न हुआ हो वहाँ आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं संरक्षण अधिकारी को के समक्ष, ठीक है। ठीक, इस अधिनियम के तहत न्यायिक मजिस्ट्रेट संरक्षण आदेश तथा अन्य आदेश भी पारित कर सकता है, ठीक है। तो इसके तहत तो मजिस्ट्रेट को अनेक से अधिकार प्राप्त होते हैं महिलाओं की सुरक्षा के संबंध में, वो आगे की धाराओं में डिटेल में बताया गया है, ठीक है। तो धारा 4 याद रखिएगा, घरेलू हिंसा के संबंध में सूचना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। धारा 8 संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति, ठीक है। तो संरक्षण अधिकारी जहां हम शिकायत करने गए थे तब उसकी नियुक्ति के संबंध में क्या बताया गया है, धारा 8 में यह बताया गया है कि राज्य सरकार प्रत्येक जिले में जितना उचित समझे संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति कर सकेगी, ठीक है। और वो अधिकारी कौन होंगे, वह लोक सेवक होंगे, जो सेकेंड ग्रेड ऑफिसर, फर्स्ट ग्रेड ऑफिसर होते हैं ना, वही लोक सेवक कहलाते हैं, जिसकी तैयारी हम अभी कर रहे हैं, ठीक है। मेंस के जरिए सीजीपीएससी सिविल सर्वेंट है ना, वही होंगे, ठीक है, जो लोक सेवक होंगे। और जहाँ तक संभव हो संरक्षण अधिकारी महिला होनी चाहिए, क्योंकि हिंसा जो है संरक्षण किसको प्रदान किया जा रहा है, महिला को, तो संरक्षण अधिकारी भी जहाँ तक संभव हो महिला ही होनी चाहिए, ठीक है। तो संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति प्रत्येक जिले में जितना उचित समझे राज्य सरकार कर सकती है, ठीक है, धारा 8 के तहत, ठीक है। वह महिला हो तो ज़्यादा अच्छा होगा, ठीक है। नेक्स्ट है धारा 9। अब संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति तो कर लिए, अब उसके कर्तव्य भी कुछ तय किए गए हैं, ठीक है। धारा 9 में इस अधिनियम में दिए गए मजिस्ट्रेट के कार्यों को पूरा करने में उसकी मदद करना, ठीक है। अब संरक्षण अधिकारी इस अधिनियम के तहत मजिस्ट्रेट जो भी कार्यवाही करेगा उसमें उसकी सहायता करेगा, ठीक है। घरेलू हिंसा की शिकायत पर अगर शिकायत दर्ज होता है तो एक रिपोर्ट तैयार करेगा, ठीक है, एक रिपोर्ट तैयार करेगा कि हाँ इस व्यक्ति पर ऐसा ऐसा हिंसा हुआ है, ठीक है। उस रिपोर्ट की कॉपी, एक कॉपी मजिस्ट्रेट को, एक कॉपी पुलिस को देगा, ठीक है। रिपोर्ट तैयार करेगा, उसकी हिंसा की रिपोर्ट मजिस्ट्रेट व पुलिस को भेजेगा, ठीक है। ठीक, पीड़ित महिला को निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराना, ठीक है। निःशुल्क विधिक सहायता मतलब कानूनी सहायता उपलब्ध कराना, ठीक है। दूसरा, गैर सरकारी संगठनों एनजीओस की सूची तैयार करना जो पीड़ित को निःशुल्क विधिक सेवा, चिकित्सा सेवा, आश्रय सेवा उपलब्ध करा सकते हैं, ठीक है। ऐसे एनजीओस होते हैं बहुत सारे, तो उनके एक लिस्ट तैयार करना कि हाँ यहाँ यह सुविधा उपलब्ध है तो पीड़ित को प्रदान किया जा सकता है, ठीक है। तो ये संरक्षण अधिकारी का ही कार्य होता है, ठीक। और क्या है, पीड़ित को आश्रय गृह प्राप्त करवाना, ठीक है। पहले तो लिस्ट तैयार कर लिए, ठीक है, अब उसको आश्रय गृह भी वही प्रदान करवाएगा संरक्षण अधिकारी, और साथ ही उसके चिकित्सीय जांच करवाना और जांच की रिपोर्ट मजिस्ट्रेट को सौंपना। यह सारे कार्य किसके द्वारा किए जाते हैं, संरक्षण अधिकारी के द्वारा, ठीक है। तो यह किस में किया गया है, धारा 9 में। उसकी नियुक्ति धारा 8, संरक्षण अधिकारी के कर्तव्य धारा 9, ठीक है। आगे देखते हैं मजिस्ट्रेट को आवेदन, ठीक है। धारा 12, धारा 12 में मजिस्ट्रेट को आवेदन, ये किस प्रकार का आवेदन है, यदि इस अधिनियम के तहत पीड़ित या पीड़ित की ओर से कोई अन्य एक या अधिक अनुतोष प्राप्त करना हो, ठीक है, तो मजिस्ट्रेट को आवेदन कर सकते हैं। अनुतोष क्या होता है, अनुतोष मतलब आर्थिक सहायता, ठीक है, आसान शब्दों में मनी, ठीक है। अगर उसे मनी प्राप्त करना हो या जो क्षतिपूर्ति प्राप्त करना हो, उसके ऊपर हिंसा हुआ है तो उसके संबंध में जो भी क्षतिपूर्ति, नुकसान भरपाई लेना हो, अनुतोष प्राप्त करना हो, तो वह मजिस्ट्रेट को इस धारा के तहत 12 के तहत
आवेदन कर सकता है। ठीक है, ऐसे आवेदन पर सुनवाई से पूर्व मजिस्ट्रेट घरेलू हिंसा रिपोर्ट पर विचार करेगा। ठीक है, तो ऐसे आवेदन अगर पीड़ित व्यक्ति ने आवेदन कर दिया तो मजिस्ट्रेट इस आवेदन में सुनवाई करने से पूर्व घरेलू हिंसा की रिपोर्ट पर विचार करेगा, वही रिपोर्ट जो इससे पहले किसने तैयार किया था, संरक्षण अधिकारी ने। ठीक है, उसको पूरी जांच पड़ताल करेगा सही है या नहीं, और यदि उसे सही संभव होता है, प्रतीत होता है, तो वह नुकसान या क्षतिपूर्ति जिस व्यक्ति पीड़ित व्यक्ति को नुकसान हुआ है तो उसके क्षतिपूर्ति के संदाय हेतु आदेश जारी कर सकता है। ठीक है, और ऐसी सुनवाई आवेदन प्राप्ति के 3 दिन के भीतर शुरू होगा। ठीक है, आवेदन जिस दिन प्रदान किया गया है मजिस्ट्रेट को तो 3 दिन के भीतर सुनवाई किया जाएगा और 60 दिवस के भीतर अधिकतम इसका निपटारा कर दिया जाएगा। ठीक है, कि अनुतोष प्राप्त होगा या नहीं। ठीक, तो यह धारा 12 में बताया गया है, तो ध्यान रखिएगा इसे। नेक्स्ट है धारा 14, न्यायालय से परामर्श का अधिकार। ठीक है, अब पीड़ित व्यक्ति है, महिला है ना, अपने अधिकारों को जानती नहीं है, ज़्यादा घर से बाहर नहीं निकली होती है, उन्हीं महिलाओं पर शोषण होता है जो अशिक्षित हो, है ना, जो डरी सहमी हो, जिन पर जो अपने अधिकारों के संबंध में जागरूक ना हो। ठीक, तो उन्हें न्यायालय से परामर्श का अधिकार भी प्रदान किया गया है। ठीक है, कि उन्हें क्या करना चाहिए, आगे क्या राह अपनानी चाहिए। ठीक है, तो ये परामर्श का अधिकार है धारा 14 में। ठीक, अब है धारा 18 नेक्स्ट, इसमें महिलाओं के मानसिक एवं शारीरिक उत्पीड़न से संरक्षण प्रदान किया गया है। ठीक है, मतलब महिलाओं को जो भी हिंसा हुआ है, ठीक है, मानसिक और शारीरिक रूप से, तो उसके संबंध में संरक्षण प्रदान किया गया है। ठीक है, वह क्या है, आगे पढ़ते हैं। मजिस्ट्रेट पीड़ित व प्रतिवादी को सुनवाई का अवसर देगा व यदि घरेलू हिंसा हुई है तो व्यक्ति के पक्ष में संरक्षण आदेश पारित कर सकेगा। ठीक है, अब देखिए, यह पीड़ित व्यक्ति है ना, यह पीड़ित महिला है और यह जो कर रहा है, हिंसा कर रहा है, अब दोनों के बीच दोनों को सुनवाई का अवसर देगा। ठीक है, ये अपना पक्ष रखेंगे, या अपना पक्ष रखेंगे। ठीक है, अगर मजिस्ट्रेट को यह पुष्टि हो जाता है कि हाँ हिंसा उत्पन्न हुई है तो वह जो पीड़ित व्यक्ति है उसको संरक्षण का आदेश पारित कर देगा। ठीक है, तो इसके अंतर्गत वह क्या क्या कहेगा कि इसके अंतर्गत प्रतिवादी को घरेलू हिंसा के किसी कार्य करने से रोका जा सकता है। ठीक है, जिस व्यक्ति ने उस पर हिंसा किया है उस कार्य को करने से तुरंत रोक दिया जाएगा। पीड़ित जहाँ निवासरत है, ठीक है, या अगर पीड़ित कोई बालक है या बालिका है तो उस स्थान या विद्यालय पर जाने से रोक सकेगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि जिस व्यक्ति पर हिंसा हुआ है वह जहाँ निवास कर रहा है तो प्रतिवादी को वहाँ प्रवेश करने से रोका जा सकता है। ठीक है, पीड़ित व्यक्ति यदि बालक है तो यदि वह विद्यालय जाता है तो उसे विद्यालय में जो जिसने हिंसा किया है उसे विद्यालय जाने से भी, उसे मिलने से भी रोका जा सकता है। ठीक है, उसे किसी भी प्रकार के संपर्क, चाहे वो मोबाइल से हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से हो, किसी भी नातेदारी के द्वारा हो, उससे संपर्क करके हो, संपर्क करने से रोका जा सकता है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट धारा है कि महिलाओं को मानसिक और शारीरिक उत्पीड़न से संरक्षण प्रदान किया गया है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं धारा 19, पीड़ित महिला को आवास की व्यवस्था। ठीक है, अब पीड़ित महिला हो गई, ठीक है, जिस पर हिंसा हुआ है, ठीक, तो उसके लिए अगर उसके पास आवास सुविधा नहीं है तो आवास की व्यवस्था करती है। जिस स्थान पर निवास करती है वहाँ प्रतिवादी के प्रवेश को रोक सकती है। ठीक है, अगर वादी और प्रतिवादी, जो पीड़ित हैं और जो प्रतिवादी एक ही स्थान पर निवास कर रहे हैं तो वह महिला, पीड़ित महिला को वहाँ निवास करने कह सकती है और प्रतिवादी को वहाँ से जाने को भी कह सकती है। ठीक है, दूसरा,
उस निवास से पृथक निवास भी प्रदान कर सकती है। अगर दोनों साथ में नहीं रहना चाहते हैं तो उसे पृथक निवास प्रदान करने का भी आदेश जारी कर सकती है, और उसका निवास वैसा ही होगा जैसा कि वह साझी गृहस्थी में उपयोग कर रही थी। मतलब जैसा वो प्रतिवादी अपने जो भी जिसने हिंसा किया है उसके साथ एक गृहस्थी में जिस प्रकार के घर का प्रयोग कर रही थी उसी प्रकार का निवास उसे प्रदान किया जाएगा। ठीक है, तो उसके लिए आवास की व्यवस्था किस में है? धारा 19 में। ठीक, अब आगे देखते हैं धारा 20। ये इम्पोर्टेंट धारा है, धनीय अनुतोष प्राप्त करने का अधिकार। ठीक है, वो तो आप धारा इसमें देखे थे, आवेदन करने का, है ना, मजिस्ट्रेट को आवेदन अनुतोष प्राप्त करने के लिए। ठीक है, वो आप अनुतोष प्राप्त कर रहे थे धारा 12 के तहत। ठीक है, आवेदन कर रहे थे। ठीक है, अब इसमें आपको अनुतोष दिया जाएगा। ठीक, धनीय अनुतोष प्राप्त करने का अधिकार, धारा 20। ठीक है, धनीय अनुतोष प्राप्त करने का अधिकार, व्यथित व्यक्ति धनीय अनुतोष प्राप्त कर सकेगा। ठीक है, धनीय अनुतोष में क्या क्या शामिल है? जैसे चिकित्सा व्यय, भरण पोषण व्यय, संपत्ति के नुकसान या नाश से हानि के संबंध में जितने भी व्यय हुए हैं वह, उपार्जनों की हानि, उससे जितने भी प्रकार की हानि हुई है तो इस प्रकार के जो धन है वह प्राप्त कर सकता है। ठीक है, भरण पोषण व्यय हमने CRPC में पढ़ा था 125 से 128 के धारा में। ठीक है, भरण पोषण उस अधिनियम के तहत वह भरण पोषण भी प्राप्त कर सकता है, इसमें भी बताया गया है। ठीक है, ठीक, धनीय अनुतोष जो होगा, जो व्यथित को प्रदान किया जाएगा वह युक्तियुक्त होगा, है ना, जीवन यापन करने हेतु पर्याप्त होगा, है ना। ठीक है, यह धनीय अनुतोष मासिक या एक मुश्त भी हो सकेगा। ठीक, जैसा वह मांग करे या जैसा उचित हो। ठीक, फिर प्रत्यर्थी को विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर यह राशि पीड़ित व्यक्ति को देना होगा। ठीक है, जिससे हम मांग कर रहे हैं यह धनीय अनुतोष को, वह न्यायालय आदेश देगा कि वह विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर यह राशि पीड़ित व्यक्ति को प्रदान करेगा। ठीक है, तो यह एक इम्पॉर्टेंट धारा है, धारा 20, धनीय अनुतोष प्रदान करना या देने का आदेश। ठीक है, न्यायालय द्वारा दिया जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं, अभिरक्षा संबंधी आदेश। ठीक है, अभिरक्षा संबंधी आदेश या अधिकार, यदि पीड़ित व्यक्ति विवाहित है या उसके कोई संतान है ना, तो न्यायालय क्या करेगा कि पीड़ित व्यक्ति को अपने बच्चों को अपने बच्चों को अस्थायी रूप से अपने पास रखने का अधिकार देगा। ठीक है, और प्रतिवादी को अपने बच्चे से मिलने से रोकने का भी अधिकार आदेश दे सकेगा। ठीक है, यह न्यायालय को यह अधिकार होगा। ठीक है, तो पीड़िता का क्या अधिकार है कि वो अपने बच्चे को अपने समक्ष रख सकती है, ऐसा आदेश मजिस्ट्रेट द्वारा दिया जाएगा। ठीक है, और प्रतिवादी को अपने बच्चे से मिलने से रोका भी जा सकेगा। ठीक है, ठीक, तो धारा 21 में अभिरक्षा संबंधी आदेश या अधिकार। ठीक है, अब आगे देखते हैं धारा 22। धारा 22 में क्या है? व्यथित व्यक्तियों को भावनात्मक व मानसिक उत्पीड़न पर क्षतिपूर्ति पाने का अधिकार। ठीक है, जो अभी हमने देखा कि उन्हें मानसिक व शारीरिक हिंसा पर क्षतिपूर्ति संरक्षण का अधिकार था। ठीक है, और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि व्यक्ति को भावनात्मक व मानसिक उत्पीड़न पर क्षतिपूर्ति का अधिकार है। ठीक है, ये धारा 22 में बताया गया है। ठीक है, धारा 23 ये इम्पोर्टेंट है कि यदि मजिस्ट्रेट को आवेदन से हिंसा की पुष्टि होती, यदि घरेलू हिंसा की कोई आवेदन हुआ, ठीक है, संरक्षण अधिकारी ने यह रिपोर्ट तैयार किया, ठीक है, कि इस व्यक्ति पर हिंसा हुआ है, इस महिला पर हिंसा किया गया है, ठीक है, तो वह प्रतिवादी की अनुपस्थिति में भी उसके विरुद्ध एक पक्षीय आदेश जारी कर सकता है। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि अगर किसी के साथ हिंसा हुआ है ना, तो उसके बाद जो हिंसा करने वाला व्यक्ति है अंडरग्राउंड हो जाता है, गायब हो जाता है, तो उसके न्यायालय में प्रस्तुत न होने पर भी
उसके विरुद्ध एक पक्षी आदेश जारी किया जा सकता है। ठीक है, न्यायालय को यह अधिकार है। ठीक है, धारा 23 के तहत। ठीक, अब आगे देखते हैं धारा 24। न्यायालय में जितने भी कार्यवाहियाँ हो रही हैं उसकी निःशुल्क प्रतियाँ प्राप्त करने का अधिकार होगा। ठीक है, पीड़ित को। ठीक है, यह धारा 24 में बताया गया है। ठीक, उसी प्रकार 26 में क्या है, अन्य वादों एवं विधिक कार्यवाही में अंतोष प्राप्ति का अधिकार। जैसे किसी पीड़ित का केस लंबा चल रहा है ना, या विधिक कार्यवाही चल रही है, उसके पास इतने आर्थिक रूप से वह सक्षम नहीं है, तो विधिक कार्यवाहियों में भी वह जितने भी धन व्यय होते हैं, वैसे तो उन्हें निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त होती है, फिर भी जो उन्हें विधिक कार्यवाहियों पर अनुतोष प्राप्त करने का अधिकार होता है। ठीक है, धन प्राप्त करने का वो अनुतोष प्राप्त करने का अधिकार होता है। ठीक है, अब देखिए धारा 31। प्रतिवादी द्वारा मजिस्ट्रेट द्वारा दिए गए आदेश की पूर्ति न करने पर दंड का प्रावधान किया गया है। ठीक है, जिसके विरुद्ध हमने केस दर्ज किया है वह उसे आदेश दिया गया है कि घरेलू हिंसा के संबंध में उसे दंड दिया गया है, या उसे आदेश दिया गया है कि तुम मुझसे नहीं मिलोगे, परेशान नहीं करोगे, है ना, जो आगे हमने धाराओं में देखा ऊपर। ठीक है, अगर वह उसकी आदेश की अवहेलना करता है तो उसे 1 वर्ष का कैद प्लस जुर्माना का भी प्रावधान किया गया है। ठीक है, ठीक, और आगे देखते हैं, ये लास्ट है धारा 33। संरक्षण अधिकारी अपने कर्तव्यों का निर्वहन न करने पर। ठीक है, संरक्षण अधिकारी जो हमारे कहने पर घरेलू हिंसा की रिपोर्ट दर्ज करता है ना, रिपोर्ट तैयार करता है, अगर वह अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता है, जो उसके कर्तव्य बताए गए हैं, जो कौन से धारा में था, पिछले बताया गया था मैंने, संरक्षण अधिकारी के कर्तव्य धारा 9 में, तो अगर वह अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता है तो उसे 1 वर्ष का दंड, कारावास, ठीक है, और प्लस जुर्माना भी प्रदान जुर्माने का दंड भी प्रदान किया जा सकता है। ठीक है, तो इस प्रकार घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम के तहत हमने कौन कौन से इम्पोर्टेंट धाराओं को कवर किया, देखते हैं एक बार। ठीक है, धारा 3 घरेलू हिंसा की परिभाषा, उसमें 4 प्रकार की हिंसा को परिभाषित किया है। धारा 4 में हिंसा के संबंध में सूचना, कहाँ शिकायत दर्ज करना है। ठीक है, धारा 8 संरक्षण अधिकारी की नियुक्ति, धारा 9 में संरक्षण अधिकारी के कर्तव्य, धारा 12 में मजिस्ट्रेट को आवेदन। ठीक है, धारा 14 में न्यायालय से परामर्श का अधिकार, धारा 18 महिलाओं के मानसिक एवं शारीरिक उत्पीड़न से संरक्षण। ठीक है, धारा 19 पीड़ित महिला हेतु आवास की व्यवस्था, धारा 20 धनी अनुतोष प्राप्त करने का अधिकार। ठीक है, धारा 21 अभिरक्षा संबंधी आदेश या अधिकार। ठीक, धारा 22 बाधित व्यक्ति को भावनात्मक व मानसिक उत्पीड़न पर क्षतिपूर्ति का अधिकार। धारा 23 एक पक्षी आदेश देने का न्यायालय का अधिकार। धारा 24 आदेश की निःशुल्क कॉपी प्राप्त करने का अधिकार। धारा 26 अन्य वादों व विधिक कार्यवाहियों में अनुतोष प्राप्ति का अधिकार। धारा 26 प्रतिवादी द्वारा मजिस्ट्रेट द्वारा दिए गए आदेशों की पूर्ति न करने पर दंड। ठीक है, धारा 33 में संरक्षण अधिकारियों को अपने कर्तव्य का निर्वहन न करने पर दंड। ठीक है, तो इतने सारे धाराओं को हमने आज कवर किया। घरेलू हिंसा से संबंधित ये अधिनियम बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसे आप ध्यान से पढ़िएगा, और इसे मैंने एक सीक्वेंस से बताया है, या कुछ इम्पोर्टेंट धाराओं को ही शामिल किया है जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इसे आप पढ़िएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट ज़रूर करेंगे। ओके, थैंक यू।